हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक वाली जो हमारी सीरीज है। एक तरह से जो हमारे नीट के लिए सीरीज है उसमें अगला टॉपिक, और आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। तो बच्चों, मैं वो टॉपिक पहले डील कर रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है आपको डाउट होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी पे आपको दिया है, दूसरा रोटेशन दे दिया है, तीसरा मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सारी ग्राफ देने वाला हूँ और उसके नेक्स्ट क्या होगा आप कमेंट करिएगा। दूसरी बात, आप कहेंगे सर इसमें शॉर्ट ट्रिक ही शॉर्ट ट्रिक है। तो बच्चों, जितने भी शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं पॉसिबल, जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इवन शॉर्ट ट्रिक के अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं कंसेप्ट वाइज आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जहाँ पर आपको डाउट है कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो उसके बाद एक कमेंट करना, उससे मुझको फीडबैक मिलेगा और उस हिसाब से मैं काम करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। जेई नीट और एनसीईआरटी बेसिक सीरीज है हमारी ये। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ वेक्टर। देखो, मेन बात बच्चों क्या है कि जो वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो सभी के पास होगा, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड फिर और कोई डायरेक्शन नहीं है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिक डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए, यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए, फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए एक, अगर यूनिक डायरेक्शन तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं, अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा, कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हमेशा क्या फॉलो करेंगी, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हमारी क्वांटिटी फॉलो करेगी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट है, तो करंट आपको लगता है उसके पास तो मैग्नीट्यूड तो सभी के पास है, आपको डायरेक्शन चेक करना है। तो करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसमें जो डायरेक्शन हम दिखाते हैं करंट का मूवमेंट होने की, तो उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ठीक है, करंट हमारी ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में आप एनसीईआरटी में जाइएगा, दो तीन आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तो हमको पढ़नी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है और ये हमारी ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करती है, जैसे हमारे जो नॉर्मल अलजेब्रा है उसको फॉलो करेगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हमेशा वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा कि वेक्टर अलजेब्रा में प्लस होता है, माइनस होता है, प्रोडक्ट होता है, तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल फॉलो करेगी। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी को आप वेक्टर से ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल जो बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हम दो तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं, एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर आप ये भी बोल सकते हो जिसके पास लीनियर इफेक्ट प्रोड्यूस करने की पावर हो एक्सियल, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने की पावर है वो आपका पोलर। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज अ एक्सियल वेक्टर। और अगर आप टॉर्क की बात करोगे, जितने भी रोटेशन चैप्टर में हमारे वेक्टर आते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पोलर वेक्टर। पिछले साल क्वेश्चन आया था कि एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका पोलर वेक्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इम्पल्स लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वेलोसिटी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली आप स्केलर में क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए एरिया क्या है।
ठीक है, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एरिया के बारे में। अब आगे आप बढ़ोगे, अभी बहुत बेसिक है, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में आप जरूर जाइएगा, उसके क्वेश्चन करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं बताऊंगा, एक तरह से बूस्टर सीरीज है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी नीट के जितने भी PYQ 2023 तक आए हुए हैं वो करा के रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट होगा सर पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बच्चों इसमें शॉर्ट ट्रिक, नाम ही उसका शॉर्ट ट्रिक है, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर चलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो हम सारे डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये देखिए, बेसिक के आगे ये क्वेश्चन आया था 2023 में कि कौन सा ट्रू नहीं है, प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यही ट्रू नहीं है बच्चों। प्रेशर कहाँ होती है वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। कह रहे हैं विस्कोसिटी स्केलर क्वांटिटी सही है, सरफेस टेंशन स्केलर ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी स्केलर, और बाकी सारे सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। चलिए इसी तरह आप आगे देख सकते हैं वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, और जब आप 11th-12th पढ़ते हैं तो ये हर जगह आप यही पढ़ते हैं कि स्केलर क्या होगा, वेक्टर क्या होगा। आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमने लिख दिया xi प्लस वाई जे, तो ये जो आई जे के हैं ये आपके यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, तो ये किस काम आते हैं भैया, ये आते हैं आपके किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा आई कैप, और वहीं ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की जो मैग्नीट्यूड होगा वो जे कैप, और वहीं ये जेड एक्सिस है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा के कैप। ठीक है, तो एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसे हम जो बोल रहे हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपको करना क्या होता है, एक्स जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो y का j का कोफिशिएंट है y का स्क्वायर, जो k का कोफिशिएंट है वो z का स्क्वायर। अब देखिए इसमें मेन बात ये है यूनिट वेक्टर, अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करनी है तो हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक बात ये है, मान लो आपसे कहा कि फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एक का तो आप निकाल लोगे, अगर आपसे दो वेक्टर के लिए पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मॉड। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, अभी आगे हम जब प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग बी है, तो इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस में होगा और उसकी वैल्यू हम ऐसे देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके वहाँ पूछा गया है, ये आपके नीट के एग्जाम में, जैसे आपको ये दे दिया जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 या आई प्लस एल्फा जे इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड एल्फा। तो आपको करना क्या है, अगर ये वेक्टर ए है, आई प्लस एल्फा जे हमारा ए वेक्टर है, तो इसका मॉड कितना होगा, इसका मॉड होगा 1, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट लेने हैं, प्लस एल्फा का स्क्वायर 1 हो गया, तो इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे अगर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा का 0 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आपको कोई दो वेक्टर ऐड करने हैं, सिंपल सा आपका कंसेप्ट होना चाहिए, वेक्टर को हम
ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड नहीं करते हैं, इसके लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा आनी चाहिए, चाहे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे होगा बच्चों, मान लो एक वेक्टर ये है, तो कोई भी जो वेक्टर होता है ये उसका जो ये वेक्टर का सेगमेंट हमने शो किया है, ये आपका हेड है और ये आपका टेल है। ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड को। तो जब भी वेक्टर ऐड किए जाते हैं तो वेक्टर को ऐसे ऐड किया जाता है, कैसे, जैसे एक वेक्टर ए ये है, ठीक है, तो अगला वेक्टर जैसे इस वेक्टर का जो हेड है, अगला वेक्टर उसके हेड से ऐड होगा, जैसे बी ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो वेक्टर का जो पैटर्न है वो ये होता है टी एच टी एच टी एच, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है उनके फाइनल है वो इनिशियल का टेल पकड़ना पड़ता है, फाइनल का हेड पकड़ लो और ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसको हम आर से लिखते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, अगर हम इसको अपोजिट कर दें, किसी भी वेक्टर को, अगर ये वेक्टर ए है, आप इसको ऐसे कर दें तो ये माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। और अब आप यहाँ से एडिशन करें अगर, तो वेक्टर क्या होगा, ए माइनस बी। जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमेशा रिजल्टेंट याद रखना, इनिशियल के टेल को पकड़ना होता है और फाइनल के हेड को पकड़ना होता है। और वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ठीक है, तो 3 वेक्टर है तो एक वेक्टर आपने ऐसे ऐड कर दिया, ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर आपने ऐसे ऐड कर दिया। पैटर्न ध्यान में रखना, टेल हेड फिर टेल हेड। अगर तीसरा वेक्टर होता तो मैं क्या करता, मैं उसको फिर ऐसे ऐड कर लेता, ये सी हो गया। अब रिजल्टेंट कहाँ हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका आर हो गया। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो एक ज्योमेट्रिकल बात थी, मेन बात ये है जो मैं आपसे भी कह रहा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर के लिए हम यूज करते हैं, मान लो एक वेक्टर ए ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो आपसे कहा जाएगा कि इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। तो वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि आप इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। जो वेक्टर आपका ये बी है, इसके आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। तो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 वेक्टर जब आप यहाँ पे लगा देंगे, अब आपको क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो जैसे ही रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कहाँ से ड्रॉ होगा, इनिशियल के टेल से और फाइनल के हेड से। ये बात आप समझ चुके होंगे, ऐसे ये ऐड होगा, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, ये अगर बी है तो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी भैया, पैरेललोग्राम लॉ जब आप लगाओगे, ए प्लस बी का जो मॉड है, इसकी जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी एंगल के टर्म में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप ये भी कह सकते हैं सर ये रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। अगर आप बात करते हैं रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा जब थीटा आपका 180 हो जाएगा, और आप कह सकते हैं सर 180 में ये बन जाएगा a माइनस बी। अब आप देखिए जो हमने अभी ये वेक्टर बनाया, अगर मैं सेम वेक्टर को रोटेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं सेम वेक्टर को रोटेट करके लगा दूं, जैसे कि ये लगा दिया मैंने, मान लो यहाँ से लगा दिया मैंने सेम वेक्टर, जो वेक्टर था इसको मैंने यहाँ फिट कर दिया यहाँ, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप वेक्टर लगा दोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इस पॉइंट से, इनिशियल से यहाँ पे, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये b है तो b का कितना होगा, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आप थोड़ा सा मतलब वो है, इसको आप ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और ये जो रिजल्टेंट है ये आपका यहाँ बन जाएगा।
अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि भैया अब कितना रिजल्टेंट होगा, तो अब रिजल्टेंट कितना होगा a माइनस बी, क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है। तो जब आपको a माइनस बी का निकालना पड़ेगा टोटल, a माइनस बी में डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी में सिर्फ एंगल माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एंगल फिर यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्लियर हो गया। रिजल्टेंट के बाद आपसे पूछा जाती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे मिला दें यहाँ पे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा, ए वेक्टर है, और ये बन जाएगा बी साइन थीटा। तो टोटल जो एंगल होगा टेन थीटा वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा बेस, और बेस क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर हो गए जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने इस पर रखा हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि दो फोर्स हैं और वो इस तरह से तुम्हें डिजाइन करके दिए हुए हैं कि जो उनका सम है वो 18 है, और सम के साथ साथ ये कह रहे हैं कि दियर रिजल्टेंट इज 12 विच इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। रिजल्टेंट 12 है जब वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। आगे कह रहे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं लगा सकते। तो देखो, अगर एक वेक्टर आपका ये है, मान लो ये वेक्टर आपका P है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका ये है, मान लो ये वेक्टर आपका Q है, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है इस पे परपेंडिकुलर है, जिसका रिजल्टेंट है वो इस पे परपेंडिकुलर है। मान लो ये, और इसका डायग्राम और अच्छे से बनाते हैं, रुकिए। मान लो ये वाला P वेक्टर है और ये वेक्टर आपका कोई दूसरा Q वेक्टर है, और मान लो इसका रिजल्टेंट ये रहा, ये R वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल 90 है, और हम इस पूरे को थीटा ले लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो वेक्टर है, जो हमें P और Q है, ये जो फोर्स हैं, आप F1 F2 भी ले सकते थे, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 18, 18 की, इसकी वैल्यू 18 दे रखी है, ठीक है, और हमें जो इसका रिजल्टेंट है R जिसे हम लिख रहे हैं वो दिया है 12, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो रिजल्टेंट है ये 90 डिग्री बना रहा है। जब ये 90 डिग्री बनाएगा, आप इस पे राइट एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो जो P का स्क्वायर होगा, ठीक है, और जो हमारा P का स्क्वायर होगा, क्या वो Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर नहीं होगा। जो P का स्क्वायर है वो आपका Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। क्लियर है। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, Q की पैरेलल शिफ्ट करें तो Q ऐसे हो सकता है, ठीक है, और ये हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा राइट एंगल हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, P का स्क्वायर, ठीक है, Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो ये आप जब लगाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा P प्लस Q, P माइनस Q इक्वल टू R स्क्वायर। तो P प्लस Q कितना दिया है, P प्लस Q दिया है आपको 18, P माइनस Q आपको पता नहीं है, और आपका ये कितना है 8 है, ये कितना 12 है, सॉरी 12 का स्क्वायर 144, और ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 864। तो P माइनस Q आ गया आपका 8 आ गया। तो P प्लस Q भी पता है आपको, P माइनस Q भी पता है, ऑप्शन से देख सकते हैं 13 और 5 बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है प्रोडक्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है बच्चों सिंपल है, कोई टफ नहीं है। इसमें दो तरीके से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट स्केलर, दूसरा वेक्टर। जैसे आपको दो वेक्टर दिए हैं, a डॉट b निकालेंगे
आप ये मान के चलिए आपको दो वेक्टर दिए हैं, एक ए दिया है और एक बी दिया है, और ए के मान लो कंपोनेंट हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी के हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k। और आपसे कहा स्केलर प्रोडक्ट निकालो, तो स्केलर का मतलब होता है अगर आपको दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है तो a डॉट बी होता है आपका मॉड a मॉड b कॉस थीटा, अगर एंगल के टर्म में निकालना है। ठीक है, अगर आपको एंगल के टर्म में नहीं निकालना है, आई जे के फॉर्म में निकालना है, तो आई का आई से कर दीजिए, दोनों के आई के आई से कर दीजिए, जे का जे से कर दीजिए, के का के से कर दीजिए, मतलब जो कोफिशिएंट हैं उनके इनटू कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा। वहीं अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या हो गया, ए क्रॉस बी भी बोलते हैं इसको, तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो वो पहला तो ये हो गया मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसको आई जे के फॉर्म में निकालते हैं तो हम इसको ऐसे भी निकालते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं आई जे के, और वहाँ पर हमारा a1 b1 c1 वेक्टर के कंपोनेंट, और इसको फिर एक्सपेंड करते हैं, या अपने स्कूल लेवल में बहुत किया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कहा आपसे a का a से ही करिए, मतलब i का i से ही करिए, j का j से ही करिए, k का k से ही करिए। ये इसलिए कहा है बच्चों, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि i का i से कितना होगा, जो i डॉट i होगा, या जो j डॉट j होगा, या जो k डॉट k होगा, ये हमेशा 1 होता है। क्यों होता है सर? देखो, अगर a और b की जगह आप i रखें इस फॉर्मूले में, तो सेम वेक्टर, तो एंगल 0 हो गया, cos 0 1, तो i और i, तो i j के यूनिट वेक्टर, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ये। और दूसरा, अगर तुम कोई भी दो वेक्टर लो, जैसे i j ले लो तो ये भी 0 हो जाएगा, जैसे तुम j k ले लो ये भी 0 हो जाएगा, जैसे कोई भी दो वेक्टर ले लो ये हमेशा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं आई जे के। आपने देखा है, अगर ये एक्स एक्सिस है इसमें आई होगा, अगर ये वाई एक्सिस है इसमें जे होगा, अगर ये जेड एक्सिस है इसमें के होगा, तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक, वहीं अगर आप वेक्टर में चलें, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू जो होगी हमारी वो हमेशा 0 होती है। क्यों? साइन 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। आपको यही देखना है एंगल का खेल। अगर आई डॉट आई पूछा है तो आप समझ जाना कि आई डॉट आई का मतलब हो गया cos 0, cos 0 कितना 1, तो डायरेक्ट आप उससे इसको 1 कर दो, और इसमें साइन 0 0 हो गया। ठीक, और यहाँ पर अगर दो डिफरेंट वेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या होती है, जो तीसरा वेक्टर है, जैसे i क्रॉस j है तो k, अगर हम i क्रॉस k कर देंगे तो इसका आंसर होगा -j। ठीक है, जो पैटर्न होता है, जैसे i है, ये j है और ये k है, तो आपको करना क्या है, जैसे i क्रॉस j करना है तो k आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप i क्रॉस k करेंगे, बीच में अगर कुछ छूटता है तो वो माइनस के साथ आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं इसी में। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर, देखो ये पूरी क्वांटिटी जो है हमारी वो स्केलर है। ठीक है, और इसमें एक पूरी क्वांटिटी जो है ये इसके साथ एक वेक्टर आता है जिसको हम एन कैप कहते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आप इसमें और आगे चले तो स्केलर प्रोडक्ट है, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो हमसे कहता है प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। प्रोजेक्शन ए ऑन बी अगर लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो ये है। तो ए ऑन बी का जो प्रोजेक्शन होता है, देखो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे आपको ऑन जिसके साथ है उसके पीछे जो वेक्टर है उसका मॉड निकाल देना है। वहीं अगर वेक्टर प्रोडक्ट की आप फिजिकल मीनिंग देखें तो वेक्टर प्रोडक्ट में बच्चों ये है कि हमारा जो एरिया होता है, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और वो कितना है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दो वेक्टर हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी।
और वहीं पर कभी कभी इसमें ट्रायंगल के लिए आ जाता है, तो आपको पता होगा जो इसमें ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा इसका A क्रॉस B का। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वेक्टर प्रोडक्ट की और ये स्केलर प्रोडक्ट की। ध्यान रखिएगा जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इस वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट आपका कम्यूट करता है। कम्यूट का मतलब सर ये हो गया कि अगर आप A डॉट B निकालें या B डॉट A निकालें, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। जबकि ये वाला कम्यूट नहीं करता है, ये एंटी कम्यूट है, माइनस के साथ आंसर आता है। वहीं अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि पेपर थ्योरेटिकल आ जा रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा। और ये वाला क्या होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में बात थी। कुछ क्वेश्चन देखिए तब आप समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया, कह रहे हैं कि वेलोसिटी आपको दी है। अभी 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जब मणिपुर वाला शिफ्ट बाद में हुआ था। तो वेलोसिटी है 5i माइनस 3j प्लस 6k। आपसे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स दिया है आपको 10i प्लस 10j प्लस 20k। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है, अब पहली बात आपको कैसे पता डॉट प्रोडक्ट, तो बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं। देखो डायरेक्ट आप डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा, जैसे ये है, पावर हमेशा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 5 करना है तो 50, 10 इंटू -3 करना है तो -30 और 20 इंटू 6 करना है तो 120। तो आप सॉल्व करेंगे तो 140 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो निकल के आ जाए। जैसे ये डॉट प्रोडक्ट के हैं, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के भी होते हैं। जैसे आपसे टॉर्क पूछा जाता है तो टॉर्क होता है R क्रॉस F, और इसमें तो ये सीक्वेंस भी याद रखना, क्योंकि अगर आप F क्रॉस R कहेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। समझ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम होता है ये, ठीक है, R क्रॉस P होता है एंगुलर मोमेंटम। और अगर आप देखें इसमें एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, और आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। ये ज़्यादातर यही दो पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लिस्ट बनाएंगे एक जिसमें सारे ये पेयर होंगे। टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है और फोर्स है, ठीक है, ये वर्क है। तो ऐसे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन देखिए। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, मैंने आपको ऑलरेडी रोटेशन में बताया, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है आपका टॉर्क, और मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो आपको फोर्स दिया है, फोर्स की वैल्यू आपको दी है 4i प्लस 5j माइनस 6k, और आपसे कह रहे हैं एट इतना, अबाउट द पॉइंट इतना। आपको दो पॉइंट दिए हैं इसमें, एक पॉइंट दिया है 2 0 -3 और दूसरा पॉइंट दिया है 2 -2 2। तो पहले तो आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो जब भी दो पॉइंट दिए जाएंगे तो आपको एक वेक्टर R बनाना पड़ेगा जो R2 माइनस R1 होगा। तो दो में से दो घटाइए, तो दो में से दो घटाने के बाद आप I लिखेंगे, प्लस -2 में से आप 0 घटाएंगे, J लिखेंगे, प्लस 2 में से आप माइनस घटाएंगे 3 का, तो प्लस के 3 K कैप। तो ये 0 हो गया, यह आ गया -2j और यह आ गया प्लस के 5k। तो जब दो पॉइंट दिए जाते हैं तो उसका वेक्टर ऐसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे कि आप पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि R पता है आपको, F पता है, तो आपको एक टॉर्क का तो फॉर्मूला पता है R क्रॉस F। तो आपको डब्बा बनाना है, पहले R लिखना है, पहले I लिखो, J लिखो, K लिखो। पहले R लिखना है तो I तो 0, तो -2 5, फिर फोर्स लिखना है 4 5 -6। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्शन आ गया। तो प्रोजेक्शन का कह रहा है कि इस वेक्टर का इस पे निकालो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड बी। तो ए डॉट बी निकाल देते हैं, आई का आई से करेंगे तो 1 इंटू 1 1, जे का जे से करेंगे तो 1 इंटू 1 1। अब इसमें के नहीं है तो हम उसको जीरो के एज्यूम कर लेते हैं, तो के का फिर जीरो जो हो गया, अगर नहीं है तो आप काउंट ही मत करो। और बी का मॉड निकालेंगे रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। तो आंसर हो जाएगा 2/√2। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखें तो आंसर इसका क्या बनना चाहिए, √2। ये प्रोजेक्शन की वैल्यू है, लेकिन उन्होंने आंसर वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कि कहां पर √2 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए इस वाले को देखिए, इसी का √2 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो √1 और ये तो इसका 2 आ जाएगा। इस वाले का कितना आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है, इस वाले का कितना आएगा, 2 बाहर है, और अब आंसर तो यही आ गया, डी वाला आ गया। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि जो हमारे टोटल यहाँ पर प्रोजेक्शन है वो किसका √2 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं कि दो वेक्टर हैं ये। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए डॉट बी, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और दूसरा वेक्टर है आपके पास ए क्रॉस बी, और इसका होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अगर आप इन दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके ऐड कर दें, ये दो वेक्टर हैं, आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो होगा क्या, ए डॉट बी इसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये आप इन फ्यूचर देख सकते हैं, कहीं पर ये काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी और ये दिया है आपको, और ए माइनस बी निकालना है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते रहिए। वेक्टर में ए डॉट बी इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी। अच्छा, ये भी ध्यान रख लीजिए, जैसे ये पॉइंट है, अगर कहीं पर भी ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा है और यहाँ पर हमेशा ऐसे मैग्नीट्यूड बना हुआ होगा, तो आपका थीटा क्या आएगा, हमेशा 45। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखिए यहाँ पर सेम हम कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। ये कॉस थीटा हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन 45 हो गया, साइन थीटा हो गया, ये पूरा इससे कट गया, तो साइन उधर ले जाएंगे साइन कॉस को, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1, सॉरी टेन थीटा आ जाएगा 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45। अब आपसे कह रहा है ए माइनस बी का मॉड निकालो, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो कितना होगा, √a² बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और कॉस का कितना होगा, कॉस का होगा 45, और ये आपका आंसर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये टाइप भी नहीं किया था। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि लेट ए इतना मॉड a2 इतना a1 प्लस a2 5, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, आपको वैल्यू निकालनी है, जो जो आपको दिया है वो आपको सॉल्व करना है। तो देखो, अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं इस वाले का, तो होगा क्या, हमने अभी भी पढ़ा था कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब दोनों वेक्टर अगर सेम हैं तो एंगल 0 हो गया, तो ए डॉट ए ही तो ए स्क्वायर होगा, यही तो होगा जब थीटा 0 होगा। इसमें इंटू करें अगर, तो 2 का अगर 3 से, जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में करते हैं वैसे इंटू यहाँ भी करोगे, लेकिन वेक्टर के हिसाब से 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और a1 इंटू a1 हो गया मॉड a1 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस इसमें करेंगे तो माइनस का 4 a1 a2 हो गया, 3 का इस 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 a1 a2 हो गया, और इस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस, ये आ जाएगा माइनस 3 2 जा 6 a2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा 6 a1 स्क्वायर
माइनस 6a2 स्क्वायर, अब ये 9 है ये 5 है तो ये हो जाएगा 5a1a2, ये बन जाएगा। अब हमें a1 दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 6 इंटू 9 माइनस 6 इंटू a2 कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5a1a2। अब a1 a2 हमारे पास नहीं है, इसको निकालने के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है। जब भी a1 a2 निकालना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो आपको a1 प्लस a2 दिया है इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये सब मॉड के स्क्वायर है, प्लस 2a1 a2 इक्वल टू 25, क्योंकि कम्यूट करता है तो a1 डॉट a2 प्लस a2 डॉट a1 कितना हो जाएगा 2a1 a2। तो जैसे ही आप इसमें a1 की वैल्यू रख दें, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तो 25 इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a1 a2 कितना आ जाएगा, a1 a2 आ जाएगा -9/2, और इसकी वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जैसे आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा तो वो कितना आ रहा है इसमें -118। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है कि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको ये एग्जाम में आ गया तो आप फंस सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, तो एंगल कितना होगा। एक तरीका है आप ऑप्शन से देख लीजिए, और दूसरा तरीका है जो मेथड। ऑप्शन से देखेंगे तो क्या होगा, देखो a क्रॉस b को ओपन कर लो, कितना हो जाएगा मॉड a मॉड b मॉड a मॉड b, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा। अच्छा ये तो सारा कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा, अब इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अगर आप इस b क्रॉस को लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ऑब्वियस बात है, और माइनस में क्या होगा b क्रॉस है, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपका एंटी कम्यूट करता है। इसका मतलब ये है, ये माइनस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये अब ऐड हो गया तो a क्रॉस b हमारा क्या हो जाएगा 0। तो जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये इधर अगर भेजेंगे तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा 0, और साइन 0 कहाँ पे होता है, या तो 0 पे होगा या n पाई मतलब पाई पे होगा, पाई ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दो वेक्टरों का अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, वो भी उनका एंगल पाई होना चाहिए अगर वो a क्रॉस b और b क्रॉस a फॉलो करते हैं। आगे है एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। तो एंगल के लिए अभी भी हमने ये पढ़ा था, और एंगल के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। तो जैसे ही आपको a डॉट b और ये है आपसे एंगल कैलकुलेट करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है परपेंडिकुलर कंडीशन। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कॉस थीटा क्या होगा 90 और कॉस 90 हो जाएगा 0। तो आप ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट उसका a डॉट b चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको ये चेक करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट ट्रिक ही है। अगर कोई वेक्टर, तीन वेक्टर हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये तीन वेक्टर हैं आपके पास, और आपसे ये पूछा गया कि अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मान लो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपसे पूछा कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप ध्यान रख सकते हैं। वो जो वैल्यू निकल के आएगी इनकी वो कितनी आती है -3/2, ठीक है। कैसे, आप वही अभी जो हमने किया था, जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन मिलती है तो आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करेंगे इस पूरे का तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। अगर आपसे पूछ दिया जैसे कि a और b में एंगल बताइए, a और bc में एंगल बताइए, तो आपको क्या करना है, मान लो a और c में निकालना है तो आपको जिसमें निकालना है उसको उस साइड भेज दीजिए। कहाँ,
राइट साइड, जैसे मान लो सी है तो सी उस साइड भेज के हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, समझे, इससे आप एंगल भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब इसमें हम बढ़े हैं तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनका सम और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके सम के बराबर है, ये है अगर, तो कह रहे हैं कि उनका एंगल बताओ। अब देखो मैंने अभी भी बताया, जब भी आपको प्लस वाली कंडीशन मिल रही है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो देखो ए स्क्वायर से ये कट गया, बी स्क्वायर से ये कट गया, 2 और 2 हो गया 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा 4 0 हो जाएगा तो a डॉट बी क्या आ गया 0, और अभी भी हमने कहा था a डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो आप कहेंगे कि थीटा 90। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है, ठीक है, कभी लिख के आता है तो कभी ऐसे नंबर में जैसा आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम टाइप। जैसे एक क्वेश्चन है अगला, अरे दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, एक तरह से परपेंडिकुलर ही ऑर्थोगोनल है, तो दोनों वेक्टर का पूछ रहे हैं कि क्या होगा। देखो एक वेक्टर आपको दिया है कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जी, और दूसरा जो वेक्टर आपको दिया है वो दिया है कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2। अब ये दो वेक्टर हैं, कह रहे हैं कि दो वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब a डॉट बी 0 है, तो a डॉट बी 0 होगा तो इसका जो प्रोडक्ट इससे होगा और इसका जो प्रोडक्ट इससे होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 होगा तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी होता है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये फॉर आइडेंटिटी लग गई। तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी बाई 2 हो गया 0, तो ओमेगा टी बाई 2 कितना आ जाएगा 90, मतलब पाई बाई 2, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई ओमेगा। तो देखो कितना इजीली आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, यही शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि परपेंडिकुलर कंडीशन a डॉट बी 0 होती है, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं कि ये वेक्टर इसका परपेंडिकुलर है, तो मैं क्यों लिखूं क्वेश्चन को, i का कोफिशिएंट है 2, i का कोफिशिएंट इसमें ये पीछे लिखा है, देखो ये ध्यान रखना, ये j है, ये i इधर दिया है, तो -4 प्लस j का कोफिशिएंट है 3, और इसमें कितना है j का कोफिशिएंट, आगे से लिखा है इन्होंने, सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और 8 और अल्फा के आगे है a, तो इसको करेंगे तो -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन डॉट प्रोडक्ट 0, तो 8 4, तो अल्फा आ जाएगा आपका, उधर भेजेंगे तो 4, तो माइनस का 4 प्लस का, तो माइनस का 4/8, तो माइनस हाफ आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सरल है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको इसका 2 यूनिट वेक्टर का। काफी क्वेश्चन आ गए हैं इससे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर का। देखो सपोज आपके पास एक वेक्टर a है जो कि यूनिट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर b है वो भी यूनिट वेक्टर है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अभी अभी आपने देखा था बच्चों कि जब भी हमको कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर, तो यहाँ यूनिट वेक्टर है तो यूनिट आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड होगा। कंडीशन ये है कि जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है, या आप बोल दो कि जो a वेक्टर है वही b वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है। तो जब दोनों सेम होंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो 1 इसका 1 इसका, तो 2 हो गया,
प्लस अगर ए सेम हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, इसका आप ए और ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू मॉड ए में ही ले लो, ठीक है, ये 1 हो गई फिर, और कॉस थीटा ये बन गया। अच्छा 2 है यहाँ पे तो 2 कॉस थीटा, ठीक। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ए और बी का, ये कंडीशन आपको दी रहेगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आप अप्लाई करें, √2 बाहर आ गया, ठीक है, या एक काम करिए 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो होता है। और जब 2 to 4 ये आप बाहर निकालेंगे 2 to 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर आप a माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 माइनस 2 साइन थीटा, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2। अगर कोई बायो वाला स्टूडेंट अभी देख रहा है उसको मैं बता दूं बच्चों, दो फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसीलिए हो क्या रहा है, जब हम इसको कर रहे हैं तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी, समझ रहे हैं ना, तो वैल्यू रख दी तो ये बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई दो वेक्टर हैं यूनिट और उनका जो सम है उसका अगर आप वैल्यू निकालें, मॉड कैलकुलेट करें, तो प्लस के केस में क्या आता है आप ध्यान रखिएगा कॉस थीटा बाई 2, और माइनस के केस में आता है साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, अभी आप देखेंगे, ठीक है, आपके वहाँ अभी तक ऐसे क्वेश्चन दिखे नहीं हैं, जल्दी ही आएंगे। बस ध्यान रखिएगा मॉड ए मॉड बी के बराबर होना चाहिए, और ए और बी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए ज़्यादा समझेंगे। ए और बी आपके यूनिट वेक्टर हैं, ए और बी आपके यूनिट वेक्टर हैं, और आपसे पूछा जा रहा है अगर वो थीटा पे इंक्लाइंड है तो कौन सा सही है। तो देखिए आप माइनस में आता है, अभी भी हमने कैलकुलेट किया था, देखो 2 आया था, इसको ओपन किया तो 4, तो 2 आ रहा है, रूट नहीं आ रहा है 2 में, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ रूट है उसको हटा दो, ये नहीं हो सकता। प्लस में कॉस आता है तो ये गलत है, प्लस में कॉस आता है 2r लिख दिया इन्होंने, r क्या है इसमें, टू आर लिखा है ना, 1 मिनट में से चेक कर लेता हूँ कि r इसमें है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अभी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जेई वालों ने, नीट वालों ने, तो आप इसको, अच्छा इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके मैग्नीट्यूड कह रहे हैं कि r है, ठीक है ना, हमने 1 लिया था, ये तो अभी नॉर्मल वेक्टर दे दिए। सोचो अगर कोई ऐसे वेक्टर दे दिए, हमने तो यूनिट वेक्टर लिए थे ना, तो यूनिट वेक्टर में क्या बना था 2 कॉस थीटा बाई 2, अगर हमने माइनस लिया था तो क्या बना था यूनिट वेक्टर में 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लेन वेक्टर हो गए, मान लो a प्लस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा 2, इनका रिजल्टेंट r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, और a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक रिजल्टेंट भी आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आप कहेंगे सर r कैसा है, देखो जो ये 1 1 रख रहे हैं ना, अगर ये रिजल्टेंट इनका r होगा तो r प्लस r 2r हो जाएगा, और यहाँ पे भी r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो एक r निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये r देखना पड़ेगा, तो प्लस वाले में कॉस थीटा, ठीक है, तो प्लस वाला हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए ये वाला, अभी यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया दोनों का वो बताए। देखो अभी हमने देखा था कि प्लस में आ रहा है कॉस, माइनस में आ रहा है साइन, तो अगर माइनस वाले को प्लस से वो कर दें डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो 10 तो सब में है, ठीक है। अब इसमें देखो ये प्लस है, प्लस अपॉन माइनस 10 नहीं आ सकता, क्योंकि ये माइनस ओवर प्लस करने में 10 आएगा, साइन बाय कॉस आपका 10 होता है, ठीक है। ओके, सेकेंड देखो माइनस और इधर प्लस दिया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें दो केस बनते हैं। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि अगर a प्लस बी एन टाइम a माइनस बी है, ठीक है, तो एंगल बताइए। पहला तो ये बनता है, दूसरा ये बनता है अगर a माइनस बी एन टाइम a प्लस बी है तो एंगल बताइए। ये दो केस हैं, ठीक है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो देखो, अगर a प्लस बी एन टाइम a माइनस बी है, ये अभी नॉर्मल वेक्टर है, तो देखो करना क्या है, मैंने आपको कई बार बता दिया है, जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको करना है इसमें दोनों तरफ स्क्वायर। तो जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक। आपको रिजल्ट याद रखना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो गया इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 ए बी कॉस थीटा। अब जब आप रीअरेंज करेंगे, देखो एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ एन स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर वेक्टर है, अच्छा इसमें भी कंडीशन वही होगी कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, जैसे वहाँ पे था सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को ए रख दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से एन स्क्वायर वाला बाहर निकालें तो माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। एक कंडीशन तो ये हो गई। इक्वल टू में इसको उस साइड भेजें तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी a स्क्वायर है, और कॉस थीटा उस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस बाहर, तो आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा। तो ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है। अब हमें डायरेक्ट इसका भी रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो, जब हमारा ये था, आपको ये याद रखना है कि जब ये a प्लस बी था और ये माइनस था, जब ये प्लस था ये माइनस था, और इसमें मॉड a इक्वल टू मॉड b था, तब हम क्या करते थे, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी जो होती थी वो होती थी डायरेक्ट एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी वैल्यू होती थी। सिमिलरली अगर हम माइनस को लिख दें एन टाइम a प्लस बी, अगर हम ये लिख दें तो उस केस में हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, उस केस में कॉस थीटा हो जाएगा 1 में से हमें फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड वैसे तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, एक या 2। जैसे ये क्वेश्चन आया है, यानी एक वेक्टर ए बी है और आपसे कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का वो आपका 2 टाइम है ए माइनस बी का, तो आपको कॉस थीटा निकालना है। अब हो सकता है कई बार कॉस थीटा है आपको साइन थीटा निकालना पड़ जाए, तो साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये n क्या है 2 है, और कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले वाली। तो 2 का स्क्वायर 4 में से घटाओगे 3 और 4 में एक जोड़ दोगे 5, तो 3/5 कॉस में पहले ऑप्शन में ही है आपका, क्या है 3/5। ठीक हो गया भैया। तो ये आपका सिंपल सी जो कंडीशन है वो बन गई, ठीक। तो आप इसमें 3/5 कर सकते हैं, कई बार साइन में भी पूछेगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो बीच बीच में मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक जितनी भी हैं थोड़ा बहुत पढ़ के और थोड़ा इनको बना के आपको दे रखी है। अच्छा, अभी हमने एंगल पढ़ा, तो एंगल में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बच्चों ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और इसमें ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। अब इस बी वेक्टर की आप पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट ये रहा बीच में, ये आर इसका रिजल्टेंट है,
और ये पूरा जो इसमें ये थीटा है और ये रिजल्टेंट का एंगल जो अल्फा है ये कितना होगा, ये आपने देखा था, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कौन सा? ये अल्फा। अगर मैं सपोज ये जो बी वाला वेक्टर है उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ बना देता हूँ, अगर ये माइनस बी यहाँ कर देता हूँ तो इसका रिजल्टेंट बीच में यहाँ हो जाएगा और वो कितना होगा? ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो एंगल था वो था ए और ए प्लस बी के बीच में। और एक बार आपसे एग्जाम में पूछा था कि ए और ए माइनस बी के बीच में एंगल बताओ, तो सेम वैल्यू रहेगी, जो हमारा टेन बीटा होगा, जो ये वाला एंगल है, अगर इसको हम बीटा ले लें वो बी साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा ए माइनस बी। अच्छा, ये कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा। आप इसको देख सकते हैं इजीली, और क्वेश्चन आपका बस इतना ही पूछा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म। चलो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में ही करेंगे जब हम काइनेमेटिक्स करेंगे। आगे है पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ में बच्चों ये है कि जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, जैसे आपने एक वेक्टर ये ऐड किया, फिर दूसरा ये ऐड किया, ठीक है, और रिजल्टेंट जब इसका बनाया तो ये बन गया, तो इसने ट्रायंगल बनाया। अगर आप इस तीन वेक्टर ले लेते हैं, एक ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा वेक्टर बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक दो वेक्टर का तो ये था, लेकिन तीन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, मान लो ये बना दिया, तो आपका रिजल्टेंट ये बन जाएगा। तो इसी तरह अगर आपको कोई पॉलीगन बनाना है जिसकी n साइड है, तो n साइड पॉलीगन बनाने के लिए आप देखिए, जब हम एक दो वेक्टर ले रहे हैं तो तीन का पॉलीगन बन रहा है, जब हम एक दो तीन ले रहे हैं तो चार साइड का बन रहा है। तो n साइड को बनाने के लिए हमें n-1 वेक्टर चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे आपको पहला क्वेश्चन ये है, इन ऑक्टागन, एक ऑक्टागन दिया है आपको, ठीक है, और उसमें कह रहे हैं कि सबकी इक्वल साइड है, उस ऑक्टागन की क्या है? इक्वल साइड है, और उसके बाद कह रहे हैं कि सम ऑफ इतना इतना बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जैसे आपको कोई ऑक्टागन दिया है, ऑक्टागन कैसे दिया रहेगा? ऐसे दिया रहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऑक्टागन दिया है। मान लो ये नंबरिंग कर देते हैं, A B C D E F G H। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहे हैं कि अगर AO आपको पता है, ये सेंटर O है, अगर AO आपको पता है तो इतने का सम निकालिए। तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, अब AB निकालना है आपको, ये पॉइंट के ये वाला वेक्टर निकालना है, तो ऑब्वियस बात है इसका और इसका सम करना पड़ेगा, OA और AB का। तो AB की जगह क्या मैं, AB की जगह क्या मैं AO प्लस OB नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, प्लस अब मुझे निकालना है AC का। AC कहाँ है भाई? यहाँ है, तो यहाँ है तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, ये एक वेक्टर ये जाना पड़ेगा, एक ये जाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो हमारा AC हो जाएगा वो हो जाएगा AO प्लस OC, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इनिशियल टू फाइनल देखना पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा में निकालना है AD। AD के लिए हमें फिर यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा वेक्टर, इसमें क्या हो जाएगा? OA प्लस OD, OA प्लस OD प्लस। ठीक है, ऐसे सबके निकालना है। जैसे तुम्हें AE निकालना है, AE कहाँ है? AE आपका ये रहा, AE में क्या हो जाएगा? AO प्लस OE, AO प्लस OE। अगला क्या है? अगला है AF। AF में क्या हो जाएगा? AO प्लस OF। सिमिलरली आप जाएंगे AG। AG में क्या हो जाएगा? AO प्लस OG। दो दो वेक्टर लेने हैं, अब इसमें कुछ क्या ही है बताओ, ये क्वेश्चन आया है। AH में क्या हो जाएगा? AO प्लस OH। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो AO हो गए, पहली बात। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें OB OC OD, ठीक है, और
OE, OF, OG, OH, ये सारे जो हैं O से अगर आप देखें OA, OB, OC, OD, OE, OF और OG, OH, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन सब की वैल्यू हो जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 माइनस OA। जब भी कोई भी पॉलीगन आपका साइक्लिक ऑर्डर में होता है, ठीक है, जब भी कोई पॉलीगन आपका क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में होता है, तो हमें जो लास्ट का रिजल्टेंट है, ये 0 हटा दो आप, हमें उसको रिजल्टेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे आपका एक वेक्टर ये है A, एक वेक्टर ये है B, तो आपका रिजल्टेंट हमेशा कैसा होगा? देखो A B है तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये पॉलीगन है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी तो 7 वे हो गए, बाकी जब हमने ऐड किए तो उसकी फाइनल डायरेक्शन O to A हमारी ऐसे जाएगी, लेकिन हमें पॉलीगन बनाना है तो हमें रिवर्स करना है, ये हो गया। इसको आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर कोई वेक्टर पलट रहे हैं तो प्लस में लिख रहे हैं इसको अगर, तो ये भी O हो जाएगा, तो A मतलब ये 8 OA हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं, एक बात तो ये हो गई, 8 OA से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 16I, 16 3 में है, प्लस 24, 24 प्लस 24 2 में है, माइनस 32, ए ऑप्शन। आप ये भी कह सकते हैं ये क्या था? ऑक्टागन था, ठीक है। कितनी सारे पैटर्न थे? देखो AB था, ये था BC, ये 3 4 5 और ये 6 7 थे, तो आपको एक बढ़ा देना था, 8 का इंटू कर देना था, डायरेक्ट ये ट्रिक थी। ये तो मैंने मेथड बताई। अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर n साइड का पॉलीगन है तो उसको n-1 वेक्टर चाहिए। तो सेम अगर जब आप साइड सॉल्व करेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू ए हो जाएगा, खत्म कहानी। वैसे भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। एक क्वेश्चन ये आया, देखो अगर एक पार्टिकल है मूविंग v वेलोसिटी एज सोन, ये तो 3 वेक्टर दिए हैं, एक ये दिया है p, एक q दिया है, एक r दिया है। तो देखो सबका पैटर्न सेम है, 1 2 3। तो जब भी किसी वेक्टर का ये सेम पैटर्न में ऐड होते हैं तो उसका टोटल रिजल्ट कितना होता है? रिजल्टेंट 0। तो मतलब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो रिमेन कांस्टेंट में रहेगा, उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉलीगन लॉ में हम सेम पैटर्न में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। जो टोटल उसका वेक्टर का सम होगा वो 0 बनेगा, ठीक है। ये भी देखो, इस क्वेश्चन में हम जब देख रहे थे, इस क्वेश्चन में OA के रिस्पेक्ट में 8 होगा, लेकिन अगर AB प्लस BC ऐसे करके निकालना होता, ठीक है, अगर आप एक वेक्टर से इसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो 0 बन जाता सेम पैटर्न में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये लास्ट टॉपिक है आज का। तो जैसे मान लो एक वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया, बहुत इजी है, कोई कुछ खूब चीज़ नहीं है रिजर्वेशन। जैसे मान लो ये आपका एक वेक्टर A है और ये एंगल थीटा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ये कितना हो जाएगा? थीटा के अलोंग A cos थीटा। जिस लाइन पे थीटा बना है वो A cos थीटा, और जिस पे नहीं बना है वो A sin थीटा। क्योंकि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा? A sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अभी कैसे निकाला ये आप cos थीटा लगा के भी देख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? बेस आपका ये है, मान लो ये O इसको कुछ ले लेते हैं, OP ले लेते हैं, OP है और ये Q है, तो ये हो जाएगा OP ओवर OQ। तो यहाँ पर OP आ जाएगा OQ cos थीटा, तो हमने वही लिख दिया। सेम क्वेश्चन देखो ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 3 फोर्स है आपके पास, फिगर दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है? वाई डायरेक्शन में। तो कह रहा है तो क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज। तो अगर सारा फोर्स वाई में है, ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे है? वो वाई में है, ठीक है। तो जो हमारा टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली वाई कह रहा है। अच्छा, वाई में जो है रिजल्टेंट है, तो कह रहे हैं कि मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? एक्स में सब 0 हो जाएगा, एक्स में सब 0 होना पड़ेगा। तो एक्स में जब 0 होगा तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए
3 force acting on shown figure to have रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग ही है, ओनली अलोंग वाई एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम एडिशनल फोर्स की ज़रूरत क्या होगी, कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जब आप इसमें करेंगे तो रिजॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये जो 1 न्यूटन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 1 न्यूटन है इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1 cos ऑफ 60, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा 1 sin ऑफ 60। अच्छा जी, जो 2 है, अच्छा पहले इसको कर लो, जो 4 है 4 का हो जाएगा थीटा के अलोंग कितना हो जाएगा 4 cos ऑफ 30, ठीक है, और जो हमारा इस साइड हो जाएगा 4 sin ऑफ 30 हो जाएगा। इसका x ये y, तो ये भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, ये भी कर लिए। अब 2 को भी कर लेते हैं। तो 2 में क्या होगा, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, 60 30, तो ये एंगल भी आपका 60 बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 60, और y एक्सिस में क्या होगा 2 sin ऑफ 60। ये तो हमने रिजॉल्व कर लिए सारे फोर्स। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स y डायरेक्शन में है, तो x वाले क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो x एक्सिस में जितने भी फोर्स होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। तो कौन कौन से फोर्स होंगे देखिए, x एक्सिस के फोर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1 cos 60, दूसरा हो जाएगा 2 cos 60, और तीसरा हो जाएगा 4 sin 30, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब कह रहा है कि मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, मान लो f है, ठीक है, जिसकी वजह से सब 0 हो जाएंगे, तो इक्वल टू 0 सबकी वैल्यू रखो। cos 60 आपका हो गया 1/2, 2 इंटू 1/2, और sin 30 हो गया इंटू 1/2। तो सॉल्व कर दो, 1 ये 2 है तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे माइनस का 2, उसमें से 1 घटाएंगे 1/2, तो f आ जाएगा आपका 0.5, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि मिनिमम अमाउंट में कितना फोर्स चाहिए जिससे टोटल फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, आगे है, वैसे टॉपिक नहीं है, लेमिस थ्योरम। तो इसमें कभी आपने पढ़ा होगा, बस मैं इतना ही बता दूं कि जो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और आपसे पूछेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स कितने चाहिए या मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स कितने चाहिए जिससे बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। अब ये आ गया तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारी बच्चों आज की वेक्टर पे वीडियो, ठीक है। थोड़े इसमें शॉर्ट ट्रिक भी थे, थोड़े इसमें मेथड भी थे, और शायद आपने एंजॉय करा होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर और कुछ आप मेरे को इसी तरह से कोई सीरीज़ आपको चाहिए तो आप बेशक बताइएगा, ठीक है, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आगे हम इसमें वो करने वाले हैं ग्राफ सीरीज पूरे। मैं सोच रहा हूँ कि 11th और 12th के सारे ग्राफ में डिस्कस करो, और अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक में ही चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। क्या पार्ट अच्छा लगा वो भी बताएं, क्या आपको समझ में नहीं आया वो भी बताएं, उस पर हम फिर डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।